या गुड इवनिंग, आई एम शैलेंद्र रावत और मैं आज आपके लिए शुरू करने वाला हूं मोल कंसेप्ट। हम ऑलरेडी मोल कंसेप्ट में बहुत सारी चीजों को पढ़ चुके हैं और बहुत पहले हम उनको रिवाइज करने, फिर हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब देखो, सबसे बड़ी जो चीज तुमको यहां समझनी है कि मोल एक नंबर है। तुमको मैंने बताया था मोल एक नंबर है, वो नंबर एक बहुत बड़ा नंबर है, Na बराबर है या N0 है, या वो नंबर है 6.02 इंटू 10⁻23। इस नंबर का ओरिजिन कार्बन 12 से जुड़ा हुआ है। तुम मोल को कैसे फाइंड करोगे? तो तुमने एक फॉर्मूला बनाया N/Na। तुमने मोल निकालने के लिए एक फॉर्मूला बनाया N/Na, जिससे तुमने अपनी पहली क्लास, वी आर इन द फिफ्थ लेक्चर ऑफ मोल कंसेप्ट, तो मैं पुरानी क्लास को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। वो दूसरा फॉर्मूला होगा तुम्हारा W/M। तुम इन दोनों फॉर्मूले को जोड़कर एक नया फॉर्मूला बना सकते हो N/Na। N/Na इज इक्वल टू W/M। तो ये जो तुम सामने फॉर्मूला देख रहे हो, ये फॉर्मूला सॉलिड, लिक्विड, गैस सबके लिए, ये फॉर्मूले सॉलिड के लिए भी हैं, लिक्विड के लिए भी हैं, गैस के लिए भी हैं, और रियल लाइफ अगर तुम कोई कैलकुलेशन करते हो तो वहां पे भी। तो ये जो फॉर्मूले तुम देख रहे हो 1 2 3, ये फॉर्मूले सॉलिड, लिक्विड, गैस के लिए लगेंगे। 1 mole of any substance contain Avogadro number of substances। अब जब तुम गैस के लिए कैलकुलेशन करते हो, जैसे कि हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे गैसेस के लिए, तो गैसेस के लिए ये दे डोंट हैव फिक्स वॉल्यूम। अब जब तुम गैसेस की वॉल्यूम इज नॉट फिक्स, वॉल्यूम इज नॉट फिक्स, गैस की वॉल्यूम फिक्स नहीं है। द वॉल्यूम ऑफ गैस डिपेंड्स ऑन प्रेशर एंड टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स। किस किस पे गैस की वॉल्यूम डिपेंड करती है? तो द वॉल्यूम ऑफ गैस डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रेशर एंड टेम्परेचर। किसी भी गैस की वॉल्यूम 3 पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। अब मैंने उस दिन तुमको बोला कि वॉल्यूम नापने वाले यूनिट, तुम्हें उनके यूनिट्स मालूम होती है, तुम वॉल्यूम को किस में नापोगे? तो वॉल्यूम के लिए अगर तुमने कॉमनली यूज करते हो लीटर, वॉल्यूम को नापने के लिए तुम यूज करते हो लीटर या तुम यूज करते हो मीटर क्यूब। तो पहले बताओ 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर्स? 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर्स? 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर्स? मालूम है तुमको? 1000 liters। यस, ये तुमको रटना भी है, ये तुमको मालूम भी होना चाहिए। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 लीटर इज इक्विवेलेंट टू या इक्वल टू 1 लीटर इज इक्वल टू, तुमको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। 1 लीटर में कितने ml है? 1000। तो 1 मीटर क्यूब में कितने ml होंगे? 1000 इंटू 1000 ml। 1 मीटर क्यूब कंटेन 10⁻6 ml। 1 ml इज, तुमने ये भी लास्ट क्लास में पढ़ा था, 1 ml इज 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। 1 ml इज 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। 1 ml वॉल्यूम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर होती है, ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। अब इसी तरह से जब तुमको टेम्परेचर का कन्वर्जन करना है, तो केमिस्ट्री में जितना भी टेम्परेचर है, सारे साइंस के कैलकुलेशन में केल्विन है। तो टेम्परेचर इन केल्विन विल बी टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। अब आपको कोई भी टेम्परेचर दिया है, अगर डिग्री सेंटीग्रेड में उसमें 273 ऐड कर दोगे
तो वो टेम्परेचर केल्विन में बदलेगा। केल्विन में डिग्री नहीं लगती, केल्विन में डिग्री नहीं लगती है, सिर्फ नॉर्मल आ जाता है। तो केल्विन स्केल में टेम्परेचर आ गया। अब हम लास्ट क्लास में वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर। देखो प्रेशर को नापने के लिए बहुत सारे यूनिट्स हैं। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा व्हाट इज प्रेशर, दैट विल बी फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। एक यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, फिर प्रेशर का यूनिट होगा पास्कल, फिर प्रेशर के यूनिट होंगे एटीएम, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए से यूज किया एटीएम। फिर यहां पर एक यूनिट आएगा एमएम ऑफ मर्करी राइज, एमएम ऑफ मर्करी राइज, टॉर, बार, ये यूनिट्स, दीज आर द यूनिट्स फॉर प्रेशर। अब तुमको कन्वर्जन या एक यूनिट मैंने बताया था, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1.01 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज 1 पास्कल। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज 1 पास्कल। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज 1 पास्कल। ये एक यूनिट होता है प्रेशर का। जब किसी 1 मीटर बाय 1 मीटर के सरफेस पे 1 न्यूटन का फोर्स लगता है तो लगने वाले प्रेशर को तुम पास्कल बोल देते हो। तो 1 एटमॉस्फेयर इज 1.01 into 10 to the power 5 पास्कल। तुमको सिर्फ ये यूनिट मालूम होना चाहिए। अब 10 to the power 5, 10 to the power 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बार। बैरोमीटर, मैंने तुमको लास्ट क्लास में बताया था, बैरोमीटर से वर्ड क्या बनाया तुमने, बार। तो 1 एटमॉस्फेयर इज 1 atm इज 1.01 बार। अब एक एटमॉस्फेयर जो है वो 1.01 बार होता है। 1 एटमॉस्फेयर इज 1.01 बार। 1 एटमॉस्फेयर इज 1.01 बार। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.01 बार के बराबर है। अब एक और चीज आती है, जिस इंस्ट्रूमेंट से तुम इसे नापते हो वहां पर तुम देखते हो कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल गिव 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी राइज। तो तुम राइज को नहीं लिखते हो, ये राइज वर्ड साइलेंट हो जाता है, ये राइज वर्ड जो है ये साइलेंट हो जाता है, सिर्फ तुम 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी लिखते हो। इसी को तुम लिखोगे 760 mm ऑफ मर्करी राइज। और मैंने तुमको क्या बोला कि राइज वर्ड कांस्टेंट है, मतलब इतनी हाइट तक मर्करी बैरोमीटर में ऊपर चला गया। इसी को तुम लिखोगे 76.76 मिलीमीटर में 0.76 मीटर ऑफ मर्करी। ये तो डिस्टेंस की यूनिट है, 0.76 मीटर ऑफ मर्करी। अब 1 mm ऑफ मर्करी राइज को तुम 1 टॉर, 1 mm ऑफ मर्करी राइज को 1 टॉर। अब टॉर इज इन द ऑनर ऑफ Avanti Torricelli. So you write here 1 atm is equal to 760 torr. 1 atmosphere is 760 torr. एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 760 टॉर के बराबर होता है। अब ये इतने सारे यूनिट, प्रेशर को नापने के लिए इतने सारे यूनिट और उनके आपस के रिलेशन यहाँ लिखे हुए हैं। अगर ये तुम याद कर लोगे तो तुम्हें 9, 10, 11, 12 ये कन्वर्जन, ये यूनिट्स यूज होंगे। तो अब तुमने प्रेशर को नाप लिया, टेम्परेचर को नाप लिया। यहां पर मैंने तुमको एक और चीज बताई थी लास्ट क्लास में, एसटीपी। लास्ट क्लास में मैंने तुमको बोला था एसटीपी, इसी को पहले एनटीपी बोलती थी। नाउ व्हाट डज एसटीपी स्टैंड्स फॉर? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। व्हाट डज एसटीपी स्टैंड्स फॉर? standard temperature and pressure. Standard temperature and pressure is named as STP. NTP is
normal temperature and pressure, both are one and the same. The STP and NTP is one and the same. The STP means pressure is 1 atmosphere. किसी भी जगह का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज 273 केल्विन। किसी जगह पे अगर तुम अपने घर के कमरे में बैरोमीटर में तुम प्रेशर देखो 1 एटमॉस्फेयर आ रहा है, थर्मोमीटर में तुम टेम्परेचर देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273, तो मींस यू आर एट एसटीपी. This set of pressure and temperature condition is said to be STP. One thing is STP and another one is SATP. SATP, standard ambient temperature and pressure. Standard SATP होगा standard ambient temperature and pressure. Standard ambient temperature and pressure, इसमें कंडीशन है तुम्हारी, द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर एसएटीपी इज प्रेशर इज 1 bar, pressure is 1 bar and temperature is 25 degrees centigrade which is 298 Kelvin. अब अगर अपने कमरे का टेम्परेचर तुम रूम टेम्परेचर, तो जब तुम साइंस में रूम टेम्परेचर बोलते हो वो 25 डिग्री है। जब भी तुम साइंस में रूम टेम्परेचर वर्ड को यूज करोगे इसका मतलब है 25 डिग्री। आज का टेम्परेचर नहीं नापना, ठंडी गर्मी या तुम अलग अलग प्लेसेस पे हो तो वहां का नहीं, फिक्स कर लिया। जब हमने केमिस्ट्री या फिजिक्स में बोला रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री, तो देयर आर टू साइड्स ऑफ कंडीशन, देयर आर टू साइड्स ऑफ कंडीशन, वन इज नोन एज एसटीपी, अनदर वन इज नोन एज एसएटीपी। अब यहां पर हमने एक ऑब्जर्वेशन देखी कि 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी, जब तुमने एसटीपी बोला तो इसका मतलब हो जाएगा वहां पे प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर 273 केल्विन, ऑक्यूपाई 22.4 लीटर। तो मतलब 1 मोल हाइड्रोजन एसटीपी पे कितनी वॉल्यूम लेगा 22.4, 1 मोल मीथेन कितनी वॉल्यूम लेगा 22.4, 1 मोल हीलियम कितनी वॉल्यूम लेगा 22.4। तुमको यहां पे समझना है 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी ऑक्यूपाई 22.4 लीटर। किसी भी गैस का 1 मोल, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर। 1 mole of any gas at STP occupies 22.4 liter. तो 1 mole of hydrogen, देखो 1 mole of hydrogen, 1 mole of hydrogen at STP will be 22.4 liter. 1 mole of oxygen gas at STP, that will be 22.4 liter. 1 mole of helium gas at STP will be 22.4 liter. 1 mole of methane, 1 mole of methane at STP, that will be 22.4 liter. 1 mole of ethane at STP will be 22.4 liter. अच्छा मुझे, what is the volume of 1 mole of water? 1 mole of water, 1 mole of water at STP. What is the volume of 1 mole of water at STP? वेदांश आंसर दीजिए। कौशिकी कितना होगा, कितना होगा? वेदांश भैया बोल रहे हैं 22.4। कौशिकी जी आप बताइए। 44.8। कौशिकी का कहना है दिस इज 44.8। भावेश आप बताएंगे? कोई और बताना चाहेगा? ये नहीं होगा, सिंस वाटर इज लिक्विड, एसटीपी पे वाटर इज लिक्विड and solid.
आइस और वाटर दोनों रहेंगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस और वाटर दोनों रहेंगे। तो ये जो फॉर्मूला है 22.4 लीटर, ये जो फॉर्मूला है 22.4 लीटर, ये वैलिड होता है ओनली फॉर गैसेस, नॉट फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। पहले तुमको समझना है कि द 1 मोल ऑफ एनी गैस, सिर्फ वो गैस होना चाहिए, नॉट फॉर, दिस इज नॉट फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। ये जो फॉर्मूला है वो सॉलिड और लिक्विड के लिए नहीं है। The 1 mole of gas will be equal to 22.4 liter is true for, yeah, valid only for gases, not for, this is not for solid, not for solid, not for liquid। ये फॉर्मूला सॉलिड और लिक्विड के लिए वैलिड नहीं है, ये फॉर्मूला सॉलिड और लिक्विड के लिए वैलिड नहीं है। सिर्फ किसके लिए लगेगा ये फॉर्मूला? द फॉर्मूला इज ट्रू ओनली फॉर, द फॉर्मूला इज ट्रू ओनली फॉर गैसेस। किसके लिए ये फॉर्मूला वैलिड है बेटा? गैसेस के लिए। सॉलिड के लिए, लिक्विड के लिए, दोनों के कॉम्बिनेशन के लिए नहीं है, ओनली फॉर गैसेस। अच्छा, अब 1 मोल, अब तुम यहां से समझो कि 1 मोल और गैस में क्या रिलेशन बन रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखो। अब अगर मैंने यहां पे बोला 1 मोल, यहां पर अगर मैंने लिख लिया 1 मोल ऑफ गैस, सपोज आई राइट हियर 1 मोल ऑफ गैस, तो इसका वेट m होगा। 1 मोल सब्सटेंस का वेट क्या कहलाता है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। 1 मोल सब्सटेंस के वेट को तुम क्या बोलते हो? m, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। 1 मोल सब्सटेंस में जो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे वो एवोगैड्रो नंबर होंगे। किसी भी गैस के 1 मोल में जो उसके पार्टिकल्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? एवोगैड्रो नंबर। क्या बोलोगे तुम उनको? वो नंबर होगा तुम्हारा एवोगैड्रो नंबर। 1 मोल ऑफ गैस में जो पार्टिकल होंगे वो एवोगैड्रो नंबर होंगे। अब देखो 22.4 लीटर, क्या ये मैंने जो लिखा है ये सही लिखा हुआ है? मुझे बताओ, क्या ये जो मैंने लिखा है ये सही लिखा है? कौश, No, Yes, sir. sir. It is. अब वो तो बोल रही नहीं और तुम बोल रहे हाँ, तो इसमें क्या सही क्या गलत है बताओ मुझे। ये Sir, इनकम्प्लीट है, ये इनकम्प्लीट STP. है। एट, यहां पर ये बताना जरूरी है कि हमेशा नहीं है, ओनली एट एसटीपी। 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी इज 22.4 लीटर। तो इसका मतलब वो 22.4 लीटर में जितने गैस के मॉलिक्यूल होंगे वो एवोगैड्रो नंबर होंगे। 22.4 लीटर का जो वेट होगा वो क्या कहलाएगा? एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट। जो भी गैस जिससे बनी उनका वेट आ जाएगा। तो अब तुम जरा ऊपर देखो यहां पर, तो 1 मोल हाइड्रोजन, तो इसका वेट कितना होगा? 1 मोल हाइड्रोजन का वेट होगा 2 ग्राम। 1 मोल ऑक्सीजन का वेट होगा 32 ग्राम। 1 मोल हीलियम का वेट होगा 4 ग्राम। 1 मोल मीथेन का वेट होगा 16 ग्राम। 1 मोल इथेन का वेट होगा 30 ग्राम। तो तुम देख लो कि सबकी वॉल्यूम सेम है, सबकी मोल सेम है, सबका एम अलग अलग है, इसलिए सबका वेट अलग अलग है। सबका वेट अलग अलग। देखो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब हुआ, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब हुआ 2 ग्राम। और एसटीपी पे कितना हो जाएगा? 22.4 लीटर। एसटीपी पे कितना हो जाएगा? 22.4 लीटर। एसटीपी पे ये चीज कितनी होगी? 22.4 लीटर। अब तुम देखो मोल्स ऑफ गैस, तुमको निकालने हैं मोल्स ऑफ गैस। तो मोल्स ऑफ गैस को तुम लिखोगे एन, एक फॉर्मूला होगा एन अपॉन एन ए। क्या फॉर्मूला होगा? एन अपॉन एन ए। दूसरा फॉर्मूला होगा तुम्हारा डब्ल्यू बाई एम। आज यहीं से क्लास शुरू की थी, हम 4 बार पहले 4 अलग अलग क्लासेस में पढ़ चुके हैं। और अब एक और फॉर्मूला होगा, अब एक और फॉर्मूला होगा वॉल्यूम, वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 एट एसटीपी।
ये वर्टिकल लाइन लगाने का मतलब है कि ये फॉर्मूला एसटीपी पर होगा। अब देखो मोल ऑफ गैस, यहां से तुमने देखा मोल ऑफ गैस 3 फॉर्मूले से निकलेंगे, मोल ऑफ गैस 3 फॉर्मूले से निकलेंगे। मोल ऑफ गैस कितने फॉर्मूले से निकलेंगे? 3। सॉलिड और लिक्विड के लिए सिर्फ 2 फॉर्मूले हैं। सॉलिड और लिक्विड के लिए सिर्फ पहले और दूसरा फॉर्मूला है, सॉलिड और गैस के लिए 3 फॉर्मूले हैं। तुम इनको तीनों को जोड़ के ऐसे भी लिख सकते हो, N/Na इज इक्वल टू W/m। ये देखो ये रिजल्ट सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के लिए, और जो लास्ट रिजल्ट तुम इसमें जोड़ रहे हो V/22.4 liter, this will be at STP 22.4 liter. This result will be valid at STP. ये जो येलो कलर से तुम देख रहे हो, दिस रिजल्ट इज वैलिड ओनली एट STP 22.4। अब तुम देख लो 3 फॉर्मूले तुम्हारे बन गए जिनसे तुमको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। यहां पर 3 फॉर्मूले बन गए, सारे क्वेश्चन गैस के इससे सॉल्व होंगे। अब यहां देखो, मैं पहला क्वेश्चन उठाता हूँ, फटाक से सॉल्व कर देता हूँ तुम्हारे लिए। कंटेनर कंटेन 3 मोल ऑफ हीलियम एट एसटीपी, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस? अब पहले देखो कितने मोल्स है, 3 मोल्स, कंडीशन दी है एसटीपी, वॉल्यूम, तो तुम्हारा फॉर्मूला होगा N इज इक्वल टू V/22.4 लीटर एट एसटीपी। ये हमेशा ध्यान रखना है कि तो दोनों वॉल्यूम एसटीपी पे होनी चाहिए। अब मोल्स हो गए 3, वॉल्यूम अपॉन 22.4, तो वॉल्यूम आ गई तुम्हारी 3 इंटू 22.4 लीटर, 3 इंटू 22.4 लीटर। अब ये क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 1 मीटर क्यूब ऑफ गैस? यू जस्ट राइट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4, ये हो गया 1000 लीटर। अब ये वॉल्यूम कितनी हो गई है तुम्हारी? 1000 लीटर। तुमको इस मीटर क्यूब को लीटर में बदलना होगा, डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। लीटर से लीटर कैंसिल, ये आया 44.6 मोल। कितने मोल आ गए हैं? तो 1 मीटर क्यूब ऑफ एनी गैस विल बी इक्वल टू 44.6। 1 meter cube of any gas at STP will be 44.6 moles. अब देखो how many moles are there in 40 liter of carbon dioxide? तो number of moles हो गए तुम्हारे 40 upon 22.4 liter at STP, that will be equal to 1.786 mole. अब फोर्थ तुम्हारे लिए होमवर्क है। अब इसमें वॉल्यूम ml में, फोर्थ क्वेश्चन में वो बोल रहा है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 वो पूछ रहा है कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन दिस मच एमएल। अब देखो पहले तुम फॉर्मूला लिखोगे N इज इक्वल टू W/m, N इज इक्वल टू N/Na, N इज इक्वल टू V/22.4 लीटर एट STP। अब वो मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है वो? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो तुम इन दो रिजल्ट को कंबाइन कर लो। जैसे ही तुम इन दो रिजल्ट को कंबाइन करोगे तुम्हारा आएगा N/Na is V/22.4। अब N ये आ गया 6.02 इंटू 10⁻23। फर्स्ट क्वेश्चन से फर्स्ट। अब देखो ये दिया है 22400 ml, तो तुमने अगर ये वॉल्यूम ml में लिखे, देखो तुमने यहां पे लिखा 22400 ml, तो तुम्हें डिनोमिनेटर को भी ml में लिखना होगा। तो 1 लीटर, अब तुम जानते हो 1 लीटर इज इक्वल टू, देखो तुमने पहले तो लिखा 22.4 लीटर। जैसे तुम इस लीटर को ml में बदलोगे, जैसे तुम इस लीटर को ml में बदलोगे, दिस बिकम्स 22400 ml। ml से ml ये कैंसिल,
तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गए 6.02 इंटू 10⁻23। तो फर्स्ट हो गया, ये दो तुम्हारे पास होमवर्क बन गए। ये दो क्वेश्चन सेम एक जैसे तुम्हारे पास होमवर्क में आ गए। कैलकुलेट द वॉल्यूम एट एनटीपी ऑक्युपाइड बाय 0.3 मोल, ये होमवर्क में आया। ये क्वेश्चन होमवर्क में आया तुम्हारे पास। तो एक बार ये दो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। अब 5 liter container is filled with 5 liter container is filled up with nitrogen gas at STP. Calculate the moles of nitrogen in this. अब ये मैथ्स का क्वेश्चन है। 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, देखो एक 20 सेंटीमीटर लॉन्ग सिलेंडर, एक सिलेंडर है, जिसकी लेंथ कितनी दी है तुमको, 20 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। अब कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया। तो व्हाट विल बी द वॉल्यूम, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, मैथ्स में पढ़ा होगा। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, कौश की मालूम है। Pi r square h. Pi r square h. So here you write pi as 22/7, radius 5 square, h is 20. So this is the volume of cylinder, and volume of cylinder will be volume of gas. अब इसका यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो तुम नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे। अब तुम इसे आगे सॉल्व करने के लिए क्या कर दोगे, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए तुम यहाँ लोगे 22400 सेंटीमीटर क्यूब, 22.7, 5 का स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर क्यूब। ये कैलकुलेशन करा तो मोल्स आ जाएंगे। मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना, यू विल गेट द मोल्स। 8th will be homework, 9th is your homework. Calculate the number of atom and volume of 1 gram of helium gas. This will be your homework. अब 11 homework, ये सब तुम एक जैसे क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई डिवाइड जस्ट डू इट। 14 होमवर्क, ये पूरे क्वेश्चन होमवर्क में है। अब ये सब कुछ तुम्हारे को होमवर्क में तुमसे बनता जाएगा। अब मैं तुमको यहाँ पर कुछ और भी चीज सिखाने वाला हूं, ध्यान से देखो। 1 मोल, ध्यान से देखो, जो अभी हमने पढ़ा, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी 22.4 लीटर। बट व्हाट हैपन इफ गैस इज नॉट एट एसटीपी। अब तुम यहां देखो कि अगर कोई गैस एसटीपी पे नहीं है, अगर कोई गैस एसटीपी पे नहीं है, तो उसकी हम वॉल्यूम कैसे निकालें। या मैंने तुमको क्वेश्चन दिया, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एट 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन 10 डिग्री सेंटीग्रेड। एसटीपी मतलब ये तो फिक्स है कि प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है और टेम्परेचर जो है वो 273 केल्विन है। प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है और टेम्परेचर कितना है, 273 केल्विन। पर अगर इनमें से प्रेशर 1 से कम, 1 से ज्यादा, टेम्परेचर 0 डिग्री से कम या 0 डिग्री से ज्यादा, या दोनों अलग अलग, तो फिर क्या करोगे। अब तुमको यहाँ पर एक एडवांस लेवल पे कंसेप्ट सिखाता हूँ। ये क्लास 11th का कंसेप्ट है, मैं तुमको यहीं पर सिखा दे रहा हूँ। फॉर अ गैस वी हैव इक्वेशन। अब गैस के लिए एक इक्वेशन होता है। सबसे पहले तुम इस इक्वेशन को याद करोगे। गैसेस के लिए एक इक्वेशन होता है
जिसे तुम लिखते हो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। गैसेस के लिए एक इक्वेशन होता है और उस इक्वेशन को तुम क्या लिख देते हो बेटा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। क्या इक्वेशन होता है गैस का, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ये तुम याद करो। मैं सारे स्टूडेंट्स को बोलूंगा कि वो ये वाला इक्वेशन याद करें, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। कौन सा इक्वेशन तुमको याद रखना है, पी। पी का मतलब इस फॉर्मूले में क्या, देखो इस फॉर्मूले में पी मतलब प्रेशर। पी का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पी इन दिस फॉर्मूला, प्रेशर। वी मतलब वॉल्यूम, वी मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस, वी मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस। ये फॉर्मूला सिर्फ गैसेस के लिए और सॉलिड और लिक्विड के लिए नहीं है। एन इज द नंबर ऑफ मोल्स, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स। इस फॉर्मूले में एन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, P is the pressure of gas, T is the temperature of gas, T is the temperature of gas। जो गैस का टेम्परेचर है वो तुमने यहाँ पे लिख देना है। जो तुम्हारा गैस का टेम्परेचर है वही टेम्परेचर तुमको यहाँ पे लिखना है। सो यू हैव टू राइट द टेम्परेचर ऑफ गैस। अब एक नई चीज तुमको दिख रही है जो तुमने इससे पहले कभी नहीं पढ़ी, वो है आर। आर इज गैस कांस्टेंट। इसे तुम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या गैस कांस्टेंट भी बोलते हो। इस फॉर्मूले में जो तुम आर देख रहे हो, दिस आर इज अ गैस कांस्टेंट। यहां पर जो तुमको आर दिख रहा है, दिस आर इज अ गैस कांस्टेंट। ये जो आर यहाँ पे लिखा है, ये जो आर तुमने लिखा है, ये कौन सा कांस्टेंट है, दिस आर इज अ कांस्टेंट। और ये सारी गैसेस के लिए सेम है। दुनिया में जितनी भी गैसेस है उनके लिए आर सेम। अब तुमको यहां पे समझना, अगर तुमने प्रेशर को एटमॉस्फेयर में नापा, प्रेशर को एटमॉस्फेयर में और वॉल्यूम को लीटर में नापा, तो आर की वैल्यू तुमको ये रखनी है। सारे बच्चे जितने क्लास में वो ये वैल्यू याद करेंगे, 0.0821। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, 0.0821। मेरे साथ बोलो, अगर प्रेशर एटमॉस्फेयर में है और वॉल्यूम लीटर में है, तुम प्रेशर के बहुत सारे यूनिट है, पास्कल है, बार है, टॉर है, मर्करी राइज है, पीएसआई है, ये सब प्रेशर के यूनिट है। तो तुम्हें याद रखना, प्रेशर को एटमॉस्फेयर में नहीं दिया तो तुम एटमॉस्फेयर में ले आओगे। ये 11th क्लास में करोगे। तुमको 9th में 10th में एनटीएसी में अगर प्रेशर एटमॉस्फेयर में दिया है और वॉल्यूम को तुम्हें लीटर में लेना है, वॉल्यूम को किसमें नापना है, लीटर में, तो आर की वैल्यू कितनी होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, 0.0821। अब देखो आर, इस फॉर्मूले से तुम आर ऐसा लिख सकते हो, P इंटू वी अपॉन एन टी लिख सकते हो। तुम आर को ऐसा लिख सकते हो, P इंटू वी अपॉन एन टी। भाई तुम आर को, यू कैन राइट आर एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एज पीवी अपॉन एन टी। अब तो इसका यूनिट क्या बनेगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ आर, तो आर विल बी इक्वल टू 0.081 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन। बस तुमको आर की ये वैल्यू रट लेनी है, तुम्हें आर की ये वैल्यू रट लेनी है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इज नॉट फॉर सॉलिड, नॉट फॉर solid and liquid. This is not for solid and liquid. PV is equal to nRT is not for solid and liquid. जो तुम्हारा PV is equal to nRT है, ये फॉर्मूला सॉलिड और लिक्विड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। The formula PV is equal to nRT is not applicable for solid and liquid. अब देखो, मैं बोलूं prove that volume of 1 mole of gas at STP is 22.4 लीटर। तुमको ये प्रूफ करना है कि 1 मोल गैस की वॉल्यूम 22.4 लीटर होती है।
You have to verify that the volume of 1 mole of gas at STP is 22.4 liter. क्या करोगे तुम इस क्वेश्चन में? यहाँ पे यूज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। देखो अब मैंने तुमको बहुत एडवांस लेवल पे मोल कंसेप्ट सिखाया है। ये पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब अगर एसटीपी है तो प्रेशर 1 होगा, वॉल्यूम नहीं मालूम, नंबर ऑफ मोल्स 1 होंगे क्योंकि ये दिया है। आर की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर 273, तो ये वॉल्यूम आ गई 22.4 लीटर। कितनी आ गई ये वॉल्यूम? कितनी आ गई है ये वॉल्यूम? 22.4 लीटर। अब तुम्हें दूसरी चीज मैं यहां से बोलता हूं, कैलकुलेट। अब यहां पर एक नया क्वेश्चन दे रहा हूं तुमको, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 2 मोल ऑफ O2 at 2 atmosphere and 127 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये एसटीपी नहीं है, ये सेट ऑफ कंडीशन। तुम यहां पर देखो, ये जो सेट ऑफ कंडीशन है, दिस इज नॉट एसटीपी। मतलब तुम यहां से एक चीज देख रहे हो, that your gas is not at STP। तुम PV इज इक्वल टू एनआरटी किसी भी कंडीशन में सिर्फ गैसेस के लिए लगा सकती हो। यहां से तुमको इतना पता लग रहा है कि गैसेस आर नॉट एट एसटीपी। अब तुम क्या करोगे? यहाँ यूज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। क्या यूज करोगे तुम यहाँ पे? यू हैव टू यूज द फॉर्मूला पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब प्रेशर कितना दिया? व्हाट इज गिवन प्रेशर इन द क्वेश्चन? 2। वॉल्यूम निकालनी है। नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए? 2। ये देखो नंबर ऑफ मोल्स दिए 2, प्रेशर दिया हुआ है 2, आर की वैल्यू 0.0821, 127 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू हाउ मेनी केल्विन? 273 प्लस 127, 273 plus 127, that will be equal to 400 Kelvin. टेम्परेचर कितना दिया हुआ है तुमको? What is the temperature given in the question? 400 Kelvin. यहां लिख दिया तुमने 400, यहां पर तुमने लिख दिया 400 Kelvin। अब कोई भी कंडीशन में तुम ये कैलकुलेशन कर सकते हो। मैं तुमको एक अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम उसको खुद से ट्राई करना। I'll give you 2 minute टाइम। कैलकुलेट द number of molecules of, calculate the number of molecules of CH4 in, calculate the number of molecules of CH4 in 1 liter, 1 ATM, 1 लीटर का फ्लास्क जिसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। मुझे ये कैलकुलेट करके बताओ। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन इन 1 लीटर 1 एटमॉस्फेयर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। Calculate the number of molecule of methane in 1 liter of gas at 1 atmosphere and 27 degree centigrade. Please calculate करो। Calculate the number। लिख के देखो कैसे सॉल्व करोगे। वेदांश अग्रवाल जी लिखिए, कॉपी पेन उठाइए। पहली बार कुछ लिखने को बोल रहा हूं, उसका आंसर निकालो। कैसे निकालोगे कौशिकी? Sir, 1 into 1 equals n into 0.0821 कुछ नहीं करना है। times देखो मैं बताता हूँ। 300. यू राइट हियर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। क्या लिखा तुमने? यू कैन राइट इट एज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। लिख सकते हो तुम। यू कैन राइट पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब तुम एन को ऐसा लिख सकते हो क्या? पीवी इज इक्वल टू एन अपॉन एन ए
RT। जब तुमसे वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बोल रहा है तो तुम फॉर्मूले में N/Na लिख सकते हो मोल्स को। ये सही लिखा है मैंने वेदांश? वेदांश अग्रवाल? यस सर। बस अब तो कैलकुलेशन हो गया ना। अब देखो तुमको ये बाकी की सारी इंफॉर्मेशन तो दी है, प्रेशर दिया है 1, वॉल्यूम दिया है 1 एंड 6.02 इंटू 10⁻23, आर की वैल्यू 0.0821। अच्छा 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू हाउ मेनी केल्विन? जब तुम इसे केल्विन में 300. 273 प्लस 27 दैट विल बी इक्वल टू 300 केल्विन। ये आ गया 300, ये आ गया तुम्हारा 300 केल्विन, ये आ गया तुम्हारा 300 केल्विन। सो यू कैलकुलेटेड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब मैं तुमको कुछ और भी रिजल्ट सिखाता हूँ। यहां से देखो कुछ और भी छोटे छोटे रिजल्ट दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे तुम्हें एक और होमवर्क दे रहा हूँ, कैलकुलेट। जब तुमको ये शेयर करूंगा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ, या मैं ही सॉल्व करूंगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस इन 1 ml at STP। अब अगर उसने 1 ml STP बोला, यहां पे तुम समझो 1 ml और STP बोला, तो तुम इससे भी सॉल्व कर सकते हो या दूसरे से भी सॉल्व कर सकते हो। देखो तुम दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन को तुम दो तरीके से सॉल्व करोगे, तुम्हारा आंसर सेम आएगा। पहले तुमने ये वाला लगाया, देखो सेकंड मेथड, और यहां पर फर्स्ट मेथड। You use your PV is equal to N upon NART. PV is equal to N upon NART. तुमने यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगा दिया? PV is equal to N upon NART. N upon Na। तो P कितना है तुम्हारा? यहाँ देखो, तुम चेक करो, राइट द वैल्यू ऑफ P। P कितना है? 1। अब वॉल्यूम है 1 ml। 1 ml इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर्स? देखो तुमको ये रिजल्ट मालूम है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। तो 1 ml इज 10⁻³ लीटर। 1 ml कितने लीटर होता है? 1/1000 लीटर। यहां पर अब तुम लिखोगे 1000 10⁻³ एंड अपॉन 6.02 इंटू 10⁻23। आर की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर 273। तो जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हें रिजल्ट मिलेगा 2.68 इंटू 10⁻19 मॉलिक्यूल्स। 1 ml गैस में, 1 ml गैस में एसटीपी पे कितने मॉलिक्यूल होंगे? इतने। अब यहां पर एक तरीका था कि नंबर ऑफ मोल्स को तुम लगाते V/22.4 लीटर एट एसटीपी, और N होता है N/Na। तो तुम इन दोनों फॉर्मूले को कंबाइन करो, तुम इन दोनों फॉर्मूले को यहां पे कंबाइन करो। तो जैसे ही तुम इन दोनों फॉर्मूले को यहां पे कंबाइन करोगे, देखो द मोमेंट यू आर गोइंग टू कंबाइन दीज टू रिजल्ट्स, ध्यान से देखो, तुम्हारा फॉर्मूला आ गया N/Na is V/22.4। अब ये आ गया N, ये आ गया 6.02 इंटू 10⁻23। ml को तुमने लिखा 10⁻³ अपॉन 22 - 4। तो ये सॉल्व करने पे आएगा 2.68 इंटू 10⁻19 मॉलिक्यूल। अब यहां देखो, ये दोनों तरह से सॉल्व करके दिखाया। अगर एसटीपी है तो V/22.4 लगा दो, पर अगर एसटीपी नहीं होगा तो सिर्फ PV इज इक्वल टू NRT। अगर एसटीपी की कंडीशन नहीं है तो यूज PV इज इक्वल टू NRT। अब इतने जो मॉलिक्यूल है, इसको लॉस श्मिट नंबर बोलते हैं। इसको साइंस में क्या बोलते हैं? सबसे पहले लॉस श्मिट, तो लॉस श्मिट कांस्टेंट, ये जनरल नॉलेज है, या इसे लॉस श्मिट नंबर बोलेंगे। इस वैल्यू को तुम लॉस श्मिट कांस्टेंट बोलते हो।
तुम इस वैल्यू को लॉस शमिट कांस्टेंट बोलते हो। दिस कांस्टेंट इज नोन एज अ लॉस शमिट कांस्टेंट। तुम्हें ये याद कर लेना है कि इस कांस्टेंट को तुम क्या बोलते हो। तो दिस कांस्टेंट इज नोन एज अ लॉस शमिट कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट है वेदांश? लॉस शमिट। कौन सा कांस्टेंट है? लॉस शमिट। लॉस शमिट। ये एक जनरल नॉलेज का फैक्ट है। आज ये यूज में नहीं होता क्योंकि अब तो एवोगाड्रो नंबर आ गया है, पर ये एवोगाड्रो नंबर से पहले कुछ कैलकुलेशन में लॉस शमिट ने बनाया था, इसलिए इसको लॉस शमिट कांस्टेंट बोलते हैं। अब डेंसिटी ऑफ गैस, एक और चीज मैं तुमको यहां पे बताता हूं, डेंसिटी ऑफ गैस। अब गैस की डेंसिटी निकालिए। तुम जानते हो व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी क्या होती है बताओ मुझे वेदांश, डेंसिटी क्या होती है? मालूम है? वेट ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस। वेट ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस। तो तुम डी ऑफ गैस को लिखोगे W/V। तुम ऐसे लिख सकते हो डेंसिटी को, यू कैन राइट डेंसिटी एज वेट अपॉन वॉल्यूम। क्या लिख सकते हो तुम डेंसिटी को? वेट अपॉन वॉल्यूम। अब लिक्विड और सॉलिड होंगे तो उनकी डेंसिटी तुम इसी फॉर्मूले से निकालोगे। कोई अगर लिक्विड और सॉलिड है तो तुम उनकी डेंसिटी को तुम इसी से निकाल दोगे। और अब तुम गैस के लिए इस फॉर्मूले को देखो। मैं तुम्हें गैस के लिए फॉर्मूला बना के दे रहा हूं, ध्यान से देखो। गैस के लिए मैं तुम्हें फॉर्मूला बना के दे रहा हूं, तुम इस फॉर्मूले से कैलकुलेशन करके देखो। आई राइट हियर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ये गैस इक्वेशन है। ये क्या चीज लिखी मैंने यहाँ पे? हियर आई राइट अ गैस इक्वेशन। क्या लिख दिया बेटा मैंने यहाँ पे? यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? गैस का इक्वेशन। एक बेटा वोल्टेज फ्लक्चुएशन है, कॉन्टेक्ट लूज, प्लीज वेट। ये मैंने लिखा है यहाँ पे, क्या चीज लिखी है मैंने यहाँ पे? गैस का इक्वेशन लिखा है। यहां पर मैंने, एक सेकंड, ये क्या हो रहा है? यस, अब मैं दिख रहा हूं ना तुमको बेटा? यहां देखो, इसको ऐसा लिख सकते हो PV/W/MRT। तुम ऐसा लिख सकते हो एन को, यू कैन राइट एन इज इक्वल टू W/M। तुमने यहाँ पे एन को क्या लिखा है? तुमने यहाँ पे एन को क्या लिख दिया है? W/M। अब तुम इसको ऐसा लिख सकते हो क्या? P इज इक्वल टू W/M RT अपॉन V। ये सही लिखा है? ये समझ में आ रहा है जो मैंने लिखा है बेटा? जो मैंने ये लिखा है ये तुमको समझ में आ रहा है वेदांश? यस सर। हाँ। लेकिन हाँ, अब sorry. देखो, अब इसको ऐसा लिख दो ना। अब इस रिलेशन को तुम ऐसा लिख दो PW/V/RT/M। लिख सकते हो इसको ऐसा? लिख सकते हो क्या? ये V को इधर कर दिया और M को इधर इंटरचेंज करके लिख दिया। Yes sir. अब W/V क्या होता है? What does W/V stands for? What does W/V stands for? Density. Density. तो यू कैन राइट हियर डेंसिटी। आप देखो, गैस के लिए डेंसिटी का रिलेशन प्रेशर के साथ, तो P इज इक्वल टू D/RT/M। क्या रिजल्ट बन गया? तो इससे तुमने एक फॉर्मूला बना लिया, इससे तुमने एक फॉर्मूला बनाया, D इज इक्वल टू PM/RT। क्या फॉर्मूला बनाया तुमने यहाँ पे? D इज द डेंसिटी ऑफ गैस। तो अब ये फॉर्मूला ओनली फॉर गैस है। ये फॉर्मूला किसके लिए है? ओनली फॉर गैस, नॉट फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। नॉट फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। अब तुम यहां से क्या देख रहे हो कि डेंसिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। एक गैस पे जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ज्यादा उसकी डेंसिटी होगी, क्योंकि डी और पी दोनों ऊपर हैं। डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। किसी गैस की डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से गैस की डेंसिटी कम हो जाती है।
तो तुमने देखा होगा जो मेट्रोलॉजिकल बलून्स होते हैं, जो बलून्स ऊपर की तरफ जाते हैं, उनको तुम कंटिन्यूअसली हीट करते हो, हीट करने से उनकी डेंसिटी कम हो जाती है और गैस इजीली डिस्प्लेस करके ऊपर चली जाती है। तो हाउ यू कैन कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ गैस? How you calculate the density of gas? So density of gas is calculated by using a formula D is equal to Pm upon RT. The density of gas is calculated by formula D is equal to Pm upon RT. So by using D is equal to Pm upon RT, you calculated the density of gas. किसकी density तुमने निकाल दी है? किसकी डेंसिटी तुमने ये निकाल दी है? गैस की। ये फॉर्मूला लिक्विड के लिए नहीं है, ये फॉर्मूला सॉलिड के लिए नहीं है। अब मैं बोलूं कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी। मैंने तुमको क्या बोला? कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस एट एसटीपी। तो तुम क्या करोगे? डी इज इक्वल टू, यू राइट हियर पीएम अपॉन आरटी, D is equal to PM upon RT। क्या फॉर्मूला लगाओगे तुम यहाँ पर? अब STP पे प्रेशर कितना होता है बताओगे? व्हाट इज द प्रेशर एट STP? 1 बताओ। तुमने मुझे बोला प्रेशर होगा 1, तो मैंने यहाँ लिख दिया 1। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन? कितना होगा बताओ जल्दी। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन? व्हाट इज M of N2? बोलो जल्दी। अरे भाई नाइट्रोजन का वेट कितना होगा? Can anyone answer? What is the molecular weight of nitrogen? 28. Very good, 28। R की वैल्यू तुमको याद करनी है 0.0821, टेम्परेचर 273। ये आ गया 28 अपॉन 22.4, 28 अपॉन 22.4 ग्राम पर लीटर। व्हाट इज द यूनिट? ग्राम पर लीटर। अब अगर मैं तुमको एक जगह क्वेश्चन दूं, यहां देखो, अब अगर मैं तुमको एक जगह पे क्वेश्चन दूं, कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन एट 1.5 atm प्रेशर एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अब ये एसटीपी नहीं है, देखो टेम्परेचर 1 नहीं है, प्रेशर 1 atm नहीं है, टेम्परेचर 273 नहीं है। तो सबसे पहले अब तुम यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज करने वाले हो? यू राइट इट एज D इज इक्वल टू PM अपॉन RT। क्या फॉर्मूला लगाओगे? D इज इक्वल टू PM अपॉन RT। अब बताओ प्रेशर कितना दिया है मुझे? जल्दी, प्रेशर कितना दिया है यहाँ पे? 1.5 1.5। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना? 28, 0.0821। अच्छा ये कितना केल्विन होगा? 27 डिग्री सेंटीग्रेड कितना 300 केल्विन होगा? 300। बस अब तुम इससे डिवाइड कर दो तो तुम्हें मिल जाएगी डेंसिटी। क्या मिल जाएगी तुम्हें? डेंसिटी। समझ में आया बेटा? ये चीज समझ में आई? Yes. अब एक और चीज सिखाता हूं तुमको, यहां ध्यान से देखो। एक और चीज सिखाता हूं यहाँ पे, वेपर डेंसिटी। अब देखो एक और टर्म आई यहाँ पे, केमिस्ट्री में यूज होती है, वेपर डेंसिटी। एक वर्ड होता है सिर्फ डेंसिटी और दूसरा वर्ड है यहाँ पे वेपर डेंसिटी। तो दिस इज द डेंसिटी ऑफ एनी गैस विद रिस्पेक्ट टू लाइटेस्ट गैस हाइड्रोजन। The density of any gas with respect to the lightest gas hydrogen is vapor density। किसी गैस की डेंसिटी हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जब तुम निकालोगे, किसी भी गैस की डेंसिटी को जब तुम हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में निकालोगे, तो वो डेंसिटी तुम्हारी क्या कहलाएगी? वेपर डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ इज, वेपर डेंसिटी इज density of any gas with respect to lightest gas hydrogen।
जब तुम किसी गैस की डेंसिटी को सबसे लाइट, सबसे हल्की गैस से निकालते हो, ये कहलाती है तुम्हारी वेपर डेंसिटी। सो व्हाट इज वेपर डेंसिटी? देखो, व्हाट इज योर वेपर डेंसिटी? अब मैंने लिखा यहाँ वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इन सेम कंडीशन। किसकी सेम कंडीशन होना चाहिए? प्रेशर और टेम्परेचर। डेंसिटी ऑफ एनी गैस विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एंड अंडर सेम कंडीशन। अब देखो, तुम वेपर डेंसिटी को यहां पर तुम लिखोगे, गैस की डेंसिटी लिखो P m ऑफ गैस अपॉन RT, P मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन RT। इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं। अभी मैंने तुमको बताया कि डेंसिटी क्या होता है, तो D होता है तुम्हारा PM अपॉन RT। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी? द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी इज PM अपॉन RT। अब जब तुम इस फॉर्मूले में कैंसिल करोगे तो प्रेशर से प्रेशर कैंसिल होगा, जब तुम कैंसिल करोगे तो RT से RT कैंसिल होगा, तो तुम्हारी वेपर डेंसिटी आ गई है। You calculated the vapor density as molecular weight of hydrogen, molecular weight of gas upon molecular weight of hydrogen। तो तुमने यहां पे लिखा वेपर डेंसिटी इज m/2। किसी भी गैस के लिए, किसी भी गैस के लिए वेपर डेंसिटी होती है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 2। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 2। अब नो यूनिट, वेपर डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं है। नो यूनिट ऑफ वेपर डेंसिटी, नो यूनिट ऑफ वेपर डेंसिटी। क्यों? क्योंकि ये तो एक रेशो है, इट्स अ प्योर रेशो। वेपर डेंसिटी एक दो डेंसिटीज का रेशो है, तो ये डायमेंशन लेस हो जाएगा। वेपर डेंसिटी इज अ रेशो ऑफ टू डेंसिटीज, हेंस इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। जो वेपर डेंसिटी है वो दो डेंसिटीज का रेशो है, इसलिए ये डायमेंशनलेस है। एंड वेपर डेंसिटी में प्रेशर टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। देखो, ये जो डेंसिटी है, अभी तुमने पढ़ा कि ये जो डेंसिटी है ये किस पे डिपेंड कर रही है, तो डेंसिटी ऑफ गैस डिपेंड्स ऑन प्रेशर एंड टेम्परेचर। डेंसिटी ऑफ गैस डिपेंड्स ऑन प्रेशर एंड टेम्परेचर, पर वेपर डेंसिटी जो है वो टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती है। जो वेपर की डेंसिटी है दैट डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर एंड टेम्परेचर। वेपर डेंसिटी does not depend on pressure and temperature। तो तुम देखते हो गैसेस के लिए दो डेंसिटी होती हैं, एक नॉर्मल एब्सोल्यूट डेंसिटी, जो तुमने बोला वो एब्सोल्यूट है, वो किसी की रिलेटिव नहीं है, और एक हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जिसे तुमने नाम क्या दे दिया, वेपर डेंसिटी। अब देखो, व्हाट इज द वेपर डेंसिटी ऑफ हीलियम? What is the vapor density of CO, मीथेन? अब मैं तुमसे पूछता हूँ, what is the vapor density of मीथेन? मीथेन की वेपर डेंसिटी कितनी है? What is the vapor density of ऑक्सीजन, नाइट्रोजन? What is the vapor density of ऑक्सीजन? Vapor density of CO, vapor density of SO2। अब मैं तुमको बताया वो वेपर डेंसिटी क्या होती है। देखो, तुमको ये मालूम है वेपर डेंसिटी इज m/2। m क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीलियम? 4/2, दैट विल बी 2। मीथेन 16/2, दैट विल बी 8, कोई यूनिट नहीं है। नाइट्रोजन 28/2, दैट इज 14। ऑक्सीजन 32/2, 16। कार्बन मोनोऑक्साइड 28/2, 14। SO2 64/2, 32। तो तुमने यहां से देखा कि मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट इज 2 इंटू वेपर डेंसिटी। अब अगर तुम्हें किसी गैस की वेपर डेंसिटी मालूम है तो तुम उसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हो। अगर तुम्हें, अच्छा, व्हाट इज वेपर डेंसिटी ऑफ वाटर? व्हाट इज वेपर डेंसिटी ऑफ वाटर? व्हाट इज द वेपर डेंसिटी ऑफ वाटर? बताओ मुझे। वेपर डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होगी? जल्दी बताओ मुझे, बताओ मुझे कितनी होगी?
What is the vapor density of water? Water is not a gas. Yes. So we cannot calculate. Our answer is no vapor density of water since it is liquid. हाँ, अगर मैं वाटर वेपर बोलता तो तुम बोलते 9। अगर मैं यहां पे क्वेश्चन में तुमसे बोलता वेपर डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर, अब अगर मेरा क्वेश्चन होता वेपर डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर, अगर मैंने बोला वाटर वेपर तो इसका मतलब कि वो वेपर से, वेपर और गैस फिजिकली सेम होती है, दैट विल बी 18/2 एंड दैट इज 9। पर अगर मैं तुमको बोलता हूं कैलकुलेट द वेपर डेंसिटी ऑफ वाटर, तो वो नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, वो हम नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि वाटर इज अ लिक्विड। चलो अब एक और कंसेप्ट मैं तुम्हारे पास लेके आ रहा हूं। तुमने देखा, तुमने कभी वेट देखा होगा। अच्छा, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट क्या है? व्हाट इज एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट हाइड्रोजन? बताओ मुझे कितना है, कितना है? व्हाट इज एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन? 2. वो तो अपन ने राउंड ऑफ करके लिखा है, वो तो अपन ने राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है। अब देखो, तुम ऐसे बोलते हो वेट ऑफ H2 मतलब सिर्फ एक H2 एटम का वेट, कार्बन 12, हाइड्रोजन 2, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, बट एक्चुअली दैट वेट इज फ्रैक्शनल। अगर आज तुम इंटरनेट पे क्लास के बाद हाइड्रोजन का वेट देखोगे या तुम कार्बन का वेट देखोगे तो ये तुम्हें एक फ्रैक्शनल नंबर में दिखेंगे। ये क्लोरीन 35.5, देखो मैंने अपने पहले लेक्चर में बोला था क्लोरीन का एटॉमिक वेट तुम 35.5 ले लेते हो, कॉपर 63.5, ये वेट फ्रैक्शनल कैसे हुआ? तो अब तुमको यहां पे समझना है कि जो तुम्हारे बहुत सारे एलिमेंट हैं, most of the element have fractional atomic weight, most of the element have fractional atomic masses due to presence of isotopes। बहुत सारे एलिमेंट के आइसोटोप्स होते हैं तो उनकी प्रेजेंस के कारण उनका एटॉमिक वेट फ्रैक्शनल होगा। और आइसोटोप्स को तुम ढूंढते किससे हो? मास स्पेक्ट्रोस्कोप से। आइसोटोप्स को डिटेक्ट करते हो, उनका मास निकालते हो, एक डिवाइस यूज करते हो मास स्पेक्ट्रोस्कोप। अब ये जो तुमने डिवाइस यूज किया मास स्पेक्ट्रोस्कोप, ये आइसोटोप्स को ढूंढने के काम में आता है। सबसे पहले आइसोटोप्स की डिस्कवरी की थी जे.जे. थॉमसन ने। जे.जे. थॉमसन डिस्कवर्ड 2 आइसोटोप्स ऑफ नियॉन। अब जैसे तुम हाइड्रोजन के आइसोटोप्स देखोगे तो देयर इज 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, there is a 1 proton 1 neutron 1 electron, there is 1 proton 2 neutron and 1 electron। अब ये है हाइड्रोजन, ये भी है हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। इसे तुम लिखोगे 1, इसे तुम लिखोगे 2, इसे तुम लिखोगे 3। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है जिसे तुम H1 1H1 सुपरस्क्रिप्ट में 2H 3H लिख रहे हो। अब जनरली आइसोटोप्स का सिंबल सेम होता है, पर हाइड्रोजन एक स्पेशल केस है, इसे तुम प्रोटॉन बोलते हो। देखो इस वाले को, जो पहला वाला है इसको तुम प्रोटॉन भी बोलोगे, जो पहला वाला है इसको तुम क्या बोलते हो? प्रोटॉन। इस वाले को तुम प्रूटियम भी बोलते हो या प्रोटॉन बोल दोगे, इससे तुम बोलोगे प्रूटियम। दो सब हाइड्रोजन है, ये ड्यूटीरियम, 2 से ये बना ड्यूटीरियम और 3 से ये बन गया ट्राइशियम। आइसोटोप्स के नाम नहीं होते, हाइड्रोजन स्पेशल केस है, हाइड्रोजन स्पेशल केस है। ये P, इसको सिंबल तुम D, ट्राइशियम का सिंबल T। पर कार्बन के आइसोटोप्स का ऐसा कोई नाम नहीं है, ऑक्सीजन के आइसोटोप्स का नाम नहीं है, नाइट्रोजन के आइसोटोप्स का नाम नहीं है। अब एवरेज मास, अब जब तुम किसी एलिमेंट का वेट निकालते हो दैट विल बी अ एवरेज वेट। जब तुम किसी एलिमेंट का वेट निकालते हो तो वो उस एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक वेट आएगा। जब तुम किसी एलिमेंट का वेट बोलते हो तो वो उसका एवरेज एटॉमिक वेट है।
of an element is the weighted average mass, is the weighted average mass of its isotopes natural occurring sample. उसके एक natural occurring sample में हर एक आइसोटोप्स का कितना कितना प्रोपोर्शन है, उससे तुम इसको निकाल देती हो। अब मान लेता हूं मैं किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास मैंने ऐसे ए बार लिख दिया, तो ये होगा, अभी समझाता हूं ये मैंने क्या लिखा है, तुमको क्या समझाना है, ये मैथ्स है। अब उसके आइसोटोप से, एक एलिमेंट के आइसोटोप है A1, दूसरा आइसोटोप है A2, तीसरा आइसोटोप है A3। ए का परसेंटेज, A1 का नेचुरल अबंडेंस से X1, A2 का नेचुरल अबंडेंस से X2, A3 नेचुरल अबंडेंस से X4। तो तुम उनको यहाँ पे उनके नेचुरल अबंडेंस से मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे जितने आइसोटोप्स है उनके लिए, डिवाइडेड बाय दिस, तो दिस विल गिव यू एवरेज, this will give you weighted average of isotopes, this will give you the weighted average of isotopes, ये तुम्हें आइसोटोप्स का वेटेड एवरेज देगा। अब ये x1 x2 यहाँ पे क्या है, ये x1 x2 जो है इस फॉर्मूले में, द x1 x2 इज द परसेंटेज। अब अगर तुम्हें कहीं परसेंटेज अबंडेंस दिया हुआ है, जैसे कि तुम इस क्वेश्चन में देखो कि तुम्हें एक जगह क्वेश्चन यहाँ पे मिल रहा है कि क्लोरीन के 2 आइसोटोप, ये 11th एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम 11th एनसीईआरटी बुक, ये जेई में भी आया हुआ है, तो मैं सिखा रहा हूं। देखो अब क्लोरीन के का मोलर मास, एक मोल क्लोरीन 35 का मास है 34.96, एक मोल क्लोरीन 37 का मास है 36.96, और इनका नेचुरल अबंडेंस का रेशियो परसेंटेज है 75:24.23। ये दिया हुआ है, ये तुमको याद नहीं करना। क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं 35 एंड 37, दे ऑकर इन द रेशियो ऑफ 75.7:24.23। फाइंड द दिस। अब अगर देखो परसेंटेज जब दिया हो, जब परसेंटेज दिया हो तो तुम वेट कैसे निकालोगे, देखो अब यहां पर मैं बोलूंगा एवरेज, एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन। तो जब तुम किसी एलिमेंट का वेट बोलते हो तो उसका एवरेज एटॉमिक वेट एक पर्टिकुलर आइसोटोप का नहीं है। 75 34.96 प्लस 36.96, ये वेट तुमको दिए, ये देखो ये 2 वेट दिए हुए हैं। अब इसका नेचुरल अबंडेंस 75.77, 75.77 24.23 अपॉन 100, इन दोनों का सम करोगे तो कितना आएगा, इसका सम विल बी 100। नेचुरल अबंडेंस 2 आइसोटोप है तो ये सम आएगा 100, एंड दिस विल गिव यू, यहां पर जब तुम निकालोगे दिस विल गिव यू द एवरेज वेट ऑफ, this will give you the average weight of chlorine, which is approximately 35.5, 35.5 approximately इतना आ जाएगा। So you write the weight of chlorine as average weight। अब यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन को उठाते हैं, वो भी मैं ही तुम्हें सॉल्व करके दिखाता हूँ। फर्स्ट तो दिया हुआ बोरॉन हैज 2 आइसोटोप्स। अब वो यहाँ पे दिया है कि बोरॉन के 2 आइसोटोप से B10 एंड B11, बोरॉन के 2 आइसोटोप से B10 या B11 यहां पे दिया है। अब बोरॉन के 2 आइसोटोप से B10 और B11 क्वेश्चन में दिया है कि बोरॉन के 2 आइसोटोप से B10 B11 और उनका नेचुरल अबंडेंस दिया है 19.6 और 80.4। एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ बोरॉन, तो एवरेज एटॉमिक weight of boron is atomic weight of first one into percentage of first, atomic weight of second one into percentage of second divided by 100। अब ये हो गया 100। अब B10 10 वाले का परसेंटेज कितना है 19.6, 11 वाले का परसेंटेज कितना है 80.4,
इसे सॉल्व कर दो, तुम्हें एवरेज एटॉमिक वेट आ गया। जब तुम इसे सॉल्व कर दोगे तो तुम्हारा एवरेज एटॉमिक वेट आ गया। अब देखो कार्बन, तुमने तो ऐसा पढ़ा था कार्बन के एटम का वेट, तुमने ऐसा, मैंने तुमको डिस्कशन में बताया था कि कार्बन के एटम का वेट। अब मेरा क्वेश्चन है, व्हाई द मास इन एएमयू ऑफ कार्बन इज रिपोर्टेड एज 12.011। हम इससे 12 ही लेते हैं। देखो जब मैं तुमसे बोलता हूँ कार्बन का एटॉमिक मास तो मैं 12 लेता हूँ, एक्चुअली इट इज 12.011। अब डेसिमल के सेकंड प्लेस पे भी 1 है, थर्ड प्लेस पे भी 1 है, तो इसे हम 12 मान लेते हैं। बट व्हाई दिस वेट इज फ्रैक्शनल? The mass of carbon is fractional since it is based on the natural abundance of its isotope number 13 and 14. कार्बन के दो नेचुरल आइसोटोप्स होते हैं 13 और 14। उनकी नेचुरल अबंडेंस के बेसिस पे जब तुम कैलकुलेट करते हो कि 13 वाला कितना है, 14 वाला कितना है, 12 वाला कितना है, कार्बन के तीन आइसोटोप्स है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, इन तीनों आइसोटोप्स के नेचुरल अबंडेंस के परसेंटेज पे जब तुम निकालते हो, तीनों आइसोटोप्स के नेचुरल अबंडेंस पे जब तुम निकालते हो तो यू गेट द एटॉमिक वेट इन फ्रैक्शन। अब तुम्हें समझ में आया कि ये एटॉमिक वेट फ्रैक्शनल हो गया, ये तुम्हें समझ में आया एटॉमिक वेट फ्रैक्शनल हो गया? यस सर। हाँ, अब देखो, इसलिए देखो जब तुम आज इंटरनेट पे जाके, क्योंकि तुम्हारी किताबों में नहीं होगा, तो जस्ट इंटरनेट पे चेक द एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट्स, तो हाइड्रोजन का एटम का 1.001 कुछ दिया होगा, कार्बन का 12.01, ऑक्सीजन का 16 ही होता है। तो ये फ्रैक्शनल, किसी का होल नंबर या किसी का फ्रैक्शनल, तो दैट विल बी बेस्ड ऑन द कि उनके कितने आइसोटोप्स है और वो नेचर में एक नेचुरल सैंपल में कितना कितना परसेंटेज मिलता है, उससे एवरेज करके निकाल दिया है। उस वेट से एवरेज करके तुमने यहां पर निकाल दिया है। तो atomic weight of element is average atomic weight of various isotopes on the basis of their natural abundance। जो उनके नेचुरल अबंडेंस है उसके बेसिस पे होगा। अब मैं यहां तुमको एक और होमवर्क दे रहा हूं, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर। अब मैंने यहां पे तुमको एक क्वेश्चन दिया, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर। एयर कोई एलिमेंट नहीं है, assume air is mixture of 80% nitrogen and 20% O2 by weight, by volume। अब मैंने तुमको देखो यहां पर एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया है, अगर तुम एलिमेंट के लिए ये फॉर्मूला लगा सकते हो तो तुम मिक्सचर के लिए भी लगा सकते हो। रिलेटिव अबंडेंस के बेसिस पे अगर तुम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हो तो तुम इनके लिए भी इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर कैन बी कैलकुलेटेड, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर कैन बी कैलकुलेट, आंसर इज 28.9। देखो मैं आंसर लिख दे रहा हूं, जब तुम सॉल्व करोगे 28.95 और अप्रोक्सीमेटली 29, ये तुमको याद कर लेना है, ये तुमको याद कर लेना। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर? व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर? एयर एक मिक्सचर है, मिक्सचर का भी तुम मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हो जैसे एलिमेंट का होता है। तो एयर का मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, ये होमवर्क है, तुम्हें डिराइव करना है, ऊपर वाले फॉर्मूले से तुम्हें कैलकुलेट कर देना है। यू कैन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर। अब तुम जरा यहां पर आओ, जरा एक चीज को बहुत ध्यान से देखो। अभी मैंने तुमको डेंसिटी पढ़ाई थी, देखो अभी मैंने तुमको थोड़ी देर पहले डेंसिटी बताई थी। क्या बताया था बेटा यहाँ पे? मैंने तुमको डेंसिटी बताई थी। अब डेंसिटी के फॉर्मूले में एक और चीज आती है, तुम्हें डेंसिटी का फॉर्मूले में यहाँ पे मैंने भी किस चीज को हाईलाइट किया, एन। तो डेंसिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मॉलिक्यूलर वेट।
हर गैस की डेंसिटी सेम कंडीशन में अलग अलग हो, क्योंकि गैसेस का मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग है। तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है उसकी डेंसिटी ज्यादा है। अब देखो एम ऑफ एयर, अभी मैंने तुमको पढ़ाया, एम ऑफ एयर इज 28.95. This average molecular weight, this average weight by assuming, where you assume that air is only nitrogen and oxygen. Air is only nitrogen and oxygen, so you assume that air is 28.95. अब देखो कौन सी गैसेस हवा से हल्की होंगी, कौन सी गैसेस है जो एयर से लाइटर होंगी, और कौन सी गैसेस है जो एयर से हैवियर होंगी। लाइटर गैस देन एयर, gases heavier than air। अब देखो वो गैसेस जो हवा से हल्की है या हवा से भारी हो, तो जिसका भी वेट, अब देखो अगर तुमने यहां पे पढ़ लिया जिसका भी वेट 29 से कम है, वो गैसेस हवा के वेट से, उनकी डेंसिटी हवा से कम होगी। तो अब देखो कौन कौन सी गैसेस है जिनका वेट, कौन कौन सी गैसेस है जिनका वेट 29 से कम है। हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, HF, वाटर वेपर। अगर मैंने H2O के पीछे W लिखा तो वाटर वेपर, वाटर वेपर, C2H2, C2H4 N2CO। तो इन गैसेस का मॉलिक्यूलर वेट 29 से कम है। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट, व्हाट इज एम ऑफ हाइड्रोजन 2, हीलियम 4, मीथेन 16, HF। अब HF तो फ्लोरीन का 19, 20, वाटर 18, C2H2 26, C2H4 28, नाइट्रोजन 28, carbon monoxide 28. Now which gases are heavier than air? कौन सी गैसेस है जिनका सेम कंडीशन में हवा से, एयर से ज्यादा डेंसिटी होगी। अब यहां पर तुम लिखा O2, NO, N2O, CO2, NO2, SO2, SO3, CCl। You just calculate their molecular weights। अब तुम इनके से molecular weight को निकालो, तो ऑक्सीजन का 32, NO का 30, N2O 44, CO2 44, NO2 46, SO2 64, SO3 80, CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड गैस का वेट तो क्लोरीन का होगा 35.5 into 4, that will be 142, 142 plus 12, 154। तो which gas is lighter than air, जिनका मॉलिक्यूलर वेट 29 से कम है। अभी मैंने तुमको एक होमवर्क दिया, मैंने तुमको बताया कि तुम एयर को मिक्सचर मान के उसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हो। ये तुम कितना मानोगे, अप्रोक्सीमेटली 29। हवा का वेट कितना है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर, ड्राई एयर, दैट इज 29। We assumed that molecular weight of dry air is 29। तो एयर का भी एक मॉलिक्यूलर वेट होगा। हर वो गैस जिसका मॉलिक्यूलर वेट 29 से कम है वो हवा से लाइटर है, जिसका 29 से ज्यादा है वो हवा से हैवियर। कोई भी चीज, तो तुम प्रोपेन ले लो, तुम ब्यूटेन ले लो, दे ऑल आर हैवियर देन, these gases are heavier than air। तो अगर एक बलून में तुम एयर को फिल करो और एक बलून में तुम हाइड्रोजन रखो और एक में तुम ऑक्सीजन रखो, तो कौन सा बैलून की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी? सबसे ज्यादा डेंसिटी होगी जिसका वेट, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, मतलब ऑक्सीजन, फिर एयर और फिर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट गैस, हाइड्रोजन इज द lightest gas, hydrogen is lightest gas, hydrogen is lightest gas। समझ में आया ये तुमको?
कौशिकी, Yes, sir. वेदांश अग्रवाल, ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. भावेश, तुमको भी आ रहा है और बाकी लोगों को भी आ ही रहा होगा। हम एक एक के नाम नहीं बोला, तुमको समझ में आ रहा होगा। बस अब तुमको क्या करना है, एक बार क्लास को, क्योंकि मैंने तुमको 11 तक का कंसेप्ट सिखा दिया है, जितना होमवर्क इस पैकेज में दिया है उनको एक बार सॉल्व करो। जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बनेगा। मोर विल बी द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इट विल बी टाइम टेकिंग, बोरिंग लगता है, कई बार इरिटेटिंग लगता है, पर जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर आएगा। तो मैं अपनी क्लास को यहीं पे रोक रहा हूं। संडे सुबह 9:15 पे अब मेरी क्लास है। अब हर संडे मॉर्निंग 9:15 मेरी क्लास होगी, तो सुबह उठ जाना है। जो बच्चे बाहर से पढ़ रहे हैं, इंडिया के बाहर वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ध्यान रखना है इंडियन टाइम पे 9:15 पे तुमको क्लास में आ जाना है। तो अब नेक्स्ट क्लास में मैं तुमको परसेंटेज और एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना सिखाऊंगा, तो हमारा मोल कंसेप्ट एक लेवल पे कंप्लीट हो जाएगा। या मुझे लगा तो कभी एक आध क्लास में स्टोचियोमेट्री भी सिखा दूंगा। तो अभी फाउंडेशन लेवल पे अगर तुमने इतना मोल कंसेप्ट सीख लिया तो तुम आगे बहुत कुछ कर पाओगे। तो मैं क्लास को रोक रहा हूं, अनकट क्लास, बिल्कुल बिना कोई एडिट करे मैं ऐसे इसको एज इट इज यूट्यूब पे डाल दूंगा, तो तुम अपने ऐप के थ्रू जाके देख सकते हो। और ये क्लासरूम नोट्स मैं तुम्हारी ऐप पे डाल दूंगा भी। चलिए, अपना ध्यान रखिए, होमवर्क करिए, खुश रहिए और खूब मेहनत करिए। बाय बाय। Bye, sir. Thank बाय you. बाय बाय। Bye.